नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज कंप्लीट कोर्स ऑफ बायोलॉजी का। इसमें आज हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते आगे। देखते सबसे पहले अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। ठीक है दोस्तों, यह है हमारी अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है दोस्तों, यह जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिका युक्त तंत्र होता है जो बिखरा पड़ा हुआ है। दोस्तों देख रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, इसका जो कार्य है दोस्तों कि यह सभी वसाओं प्रोटीन का संचरण करता है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हम कोशिका भित्ति के बारे में। यह दोस्तों कोशिका भित्ति बाहरी आवरण, यह सिर्फ दोस्तों पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है और यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हम कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है दोस्तों, यह कोशिका झिल्ली जो है एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य है दोस्तों कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है दोस्तों कि यह ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गाल्जी उपकरण। ठीक है दोस्तों, जो गाल्जी उपकरण है दोस्तों यह प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग करता है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसी झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल देती है। ठीक है दोस्तों, यह गाल्जी का काम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राइबोसोम। जो राइबोसोम है दोस्तों इसे प्रोटीन संश्लेषण का यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त प्रदान करती है स्थान। ठीक है दोस्तों, और यह प्रोटीन उत्पादन का स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लाइसोसोम के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो लाइसोसोम है दोस्तों यह एक जल अपघटनीय एंजाइम होता है दोस्तों। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि का पाचन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह है लाइसोसोम। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों केंद्रीय झिल्ली के बारे में। इसके बात हो चुकी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये थी आपकी पादप कोशिका। इसके बाद है दोस्तों जंतु कोशिका। आगे देखते हैं दोस्तों कोशिका विज्ञान क्या है। जीव द्रव का नामकरण सबसे पहले पुरगिंजी के द्वारा दिया गया था 1839 में। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी वजनयुक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसके द्वारा संपन्न होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों जीवद्रव को भौतिक आधार मानते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जीवद्रव है दो भागों में बटा है। पहला है कोशिका द्रव और दूसरा था केंद्रक द्रव। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच होता है दोस्तों।
आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर है केंद्रक द्रव, यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव का 99% भाग जो है 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो रहता है 76% होता है, कार्बन 10.5% होता है दोस्तों, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव का लगभग 80% भाग क्या होता है सर दोस्तों? जल का भरा होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिकों का अनुपात जो होता है 81:19 होता है दोस्तों। सेल के बारे में देखते हैं दोस्तों। जो सेल है सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। सेल का जो अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है और कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1838 से 39 के बीच में स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था दोस्तों। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से बनी होती है। प्रत्येक जीव का शरीर जो है दोस्तों एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। प्रत्येक कोशिका का एक स्वाधीन इकाई होती है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है दोस्तों। प्रोकैरियोटिक के बारे में देखते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता दोस्तों। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती। जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में ऐसी कोशिका मिलती है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होती है। ठीक है दोस्तों। कोशिका के भाग देखते हैं हम। पहला है कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को आकृति एवं आकार बनाने रखने के लिए सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों। फिर है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की बात करें तो दोस्तों कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम झिल्ली होती है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य मैंने बताया था दोस्तों कि कोशिका के अंदर एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है तारककाय। तारककाय की खोज दोस्तों बेंडन ने की थी। इसका नाम तारककाय दिया। यह केवल जंतु कोशिकाओं में होते हैं। ठीक है दोस्तों। सेंट्रोसोम के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तारककाय शुक्राणुओं के अक्षीय तंतु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है अंतःप्रद्रव्य जालिका। एक ओर यह केंद्रीय झिल्ली व दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से समृद्ध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी कणिकाएं लगी होती है, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। हमने शुरुआत में डायग्राम में देखे थे राइबोसोम को। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना होता है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। तो ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। जो राइबोसोम है सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा पेलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। 1958 में
रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। ठीक है दोस्तों, यह राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है दोस्तों। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, इसलिए यह एक प्रोटीन का उत्पादन स्थल है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। बेंडा ने इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। यह कोशिका का श्वसन स्थल है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी माना जाता है। ठीक है, डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्जी काय। गोल्जी काय नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। यह सूक्ष्म नलिकाओं एवं थैलियों का बना होता है दोस्तों। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन का व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है दोस्तों, जैसे शुरुआत में मैंने बताया था दोस्तों। ठीक है, यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की थी डिडोवे ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकाई झिल्ली से घिरी थैली जैसे रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है दोस्तों भक्षण एवं पाचन करना। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे कि प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि का पाचन होने में सहायता मिलती है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं लवक के बारे में। ठीक है दोस्तों, यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, एक हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक क्या होता है? हरा रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अवर्णी लवक। यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जैसे कि जड़, भूमिगत, तना इत्यादि में। ठीक है दोस्तों, वर्णी लवक किसे कहते हैं? ये रंगीन लवक होते हैं। ये प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, बीज इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णी लवक के उदाहरण देख लेते हैं। टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन, ये वर्णी लवक के उदाहरण हैं। ये राजधानी की बात करते हैं दोस्तों वैक्यूल्स की। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें सरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह बहुत बड़ी बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते केंद्रक के बारे में पढ़ते। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा रहता है। इसे क्रोमेटिन कहा जाता है दोस्तों। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जो है सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को क्या कहते हैं दोस्तों? गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, चिंपांजी में 24 जोड़े, बंदर में 21 जोड़ा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं, जिन्हें क्रोमन न्यूपेंटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिडों का बना होता है। 2 क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं। हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, चूँकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।